है मेरे YouTube चैनल माइनिंग बिल्ला में आप सभी का फिर से। तो चैनल में जो नए आए होंगे, जो नए वीडियो को देख रहे होंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेना है, क्योंकि MCQ सारे मैं बता रहा हूँ जितने भी बन सकते थे रेगुलेशन से, तो पार्ट बाय पार्ट में बना रहा हूँ। अभी तक मैं बना चुका हूँ 11 से 36 रेगुलेशन तक। नेक्स्ट है मेरा उसके आगे की ओर बना रहा हूँ 37 से 63 की ओर। हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रेगुलेशन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाता है, क्योंकि रेगुलेशन में हर किसी एग्ज़ाम से लगभग 8-10 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो चलिए जान लेते क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं 37 नंबर रेगुलेशन से लेकर 63 तक में। तो सारे के सारे हम लोग जानेंगे। तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, खान में जोखिम के एलिमिनेशन कंट्रोल सेफ सिस्टम वर्क की डिजाइन करने के बाद भी कंट्रोल ना हो तो किस साधन की व्यवस्था करना पड़ता है। बोल रहा है ये सब सारी चीज कर लेने के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल में माइंड हमारा नहीं रहता है कोई भी जोखिम होने के कारण, तो उस समय हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन हमारा साफ है, बहुत लोगों को पता होगा, और जिसको पता है आप बता सकते हैं। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम तो जवाब देंगे ही। चलिए हो गया, सब लोगों ने देख लिया। चलिए मैं बता देता हूँ। तो उस समय जो ऑप्शन में दिया गया हुआ मेन पावर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कंसेशन, अलाउंस, तो 4 को जो ऑप्शन दिया रहता है, तो उस समय हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को अगर लेके गए हैं तो उसको पहन लेना है। इस तरह से अगर कोई जोखिम का मुद्दा होता है माइंस में, तो उस समय हम लोग उससे बच सकते हैं। चोटिल होने से काफ़ी सावधानियां बरतनी चाहिए होती है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि हेलमेट, जूता, ये सब हम लोग यूज कर रहे होंगे, तो अच्छे से हमारा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अच्छे से हम लोग माइंस में जाएंगे और आराम से बिना खतरा उठाए माइंस से बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक भूमिगत कार्यस्थल से 2 निकास मार्गों की व्यवस्था करना किसका कर्तव्य है। ये बोलना चाहता है, हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश वाले जो होंगे हो सकता है कुछ समझ नहीं आए। इसका मतलब है कि अंडरग्राउंड माइंस में जो 2 एग्जिट बनाए जाते हैं वो किनके जिम्मेवारी में रहता है कि बनाना है। तो माइनिंग सरदार, ओवरमैन, ओनर या अंडर मैनेजर। माइनिंग सरदार क्यों बनाएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। माइनिंग सरदार को क्या लेना, खुद अपॉइंट होके जाता है। ओवरमैन भी वही हाल है। ओनर जो होता है ना, वही बनाएगा 2 एग्जिट, उसी के अंदर आता है। 2 एग्जिट उसको बनाना है, ओनर का काम है। तो सही आंसर सी है। खदान में सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो पूछ रहा है कि खदान में अब काम हो रहा है, कि सेफली काम करवाने के लिए सेफ सिस्टम वर्क बनाया जाता है, जैसे कि SOP, COP ये सब जो बनते हैं, वो पूछ रहा किसकी जिम्मेवारी है। ओनर की है, अंडर मैनेजर की है, रीजनल की या चीफ इंस्पेक्टर की? तो ओनर की होगी। चीफ इंस्पेक्टर ये सब जिम्मेवारी नहीं लेगा, वो देखेगा आके कि आपका जो माइंस है सेफली चल रहा है कि नहीं। जिम्मेवारी देखने का है, लेकिन जो आप माइंस चला रहे हैं उस ओनर का काम है ये सब, कि आप सेफ सिस्टम के साथ वर्क करवाना है। चलिए, औद्योगिक और प्राकृतिक डिजास्टर के लिए कौन सा प्लान बनाया जाएगा? यानी कि बोला गया नेचुरल जो डिजास्टर होता है और कुछ हम लोग की गलतियों के कारण जो होता है, उस समय कौन सा प्लान बनाया जाता है, यही क्वेश्चन है हमारा। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। फायर फाइटिंग प्लान, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ऑल ऑफ देम। तो हमारा सही जो होगा इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान बनाया जाता है उस समय। अगर अचानक से कुछ होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है माइंस में, तो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान पहले से बना के रखते हैं। उस दौरान हमें क्या करना है, और जितने भी पोस्टेड व्यक्ति है सभी के बारे में लिखा रहता है कि वो व्यक्ति क्या करेगा, उस समय कौन व्यक्ति क्या करेगा, है ना। तो मैं डिटेल से बता देता हूँ, क्योंकि सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर समझा रहेगा तो कहीं भी क्वेश्चन पूछे कभी भी आप जवाब दे सकते हैं, इसलिए मैं समझा भी देता हूँ। नहीं तो डायरेक्ट दे देता हूँ तो उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाली थी, इसलिए मैं समझाना भी उचित समझता हूँ आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। रेगुलेशन नंबर 38 में इनमें से किसकी जिम्मेवारी का उल्लेख नहीं है? ये बोलना चाहता है CMR का जो रेगुलेशन नंबर 38 में जो दिया गया है, किसके जिम्मेवारी के बारे में उल्लेख नहीं है? तो सप्लायर के बारे में, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, मैन्युफैक्चरर के बारे में, या डिजाइनर के बारे में?
तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर के बारे में उसमें नहीं दिया गया। रेगुलेशन नंबर 38 पढ़ेंगे ना तो कॉन्ट्रैक्टर के बारे में नहीं दिया गया। ठीक है। काम के शुरू या अंत में माइंस एक्ट के कौन से सेक्शन के अनुसार अपना नाम दर्ज करवाना होता है? ये सेक्शन पूछ रहा है काम के दौरान और काम करने के बाद हमें अपना नाम दर्ज करवाना रहता है अटेंडेंस क्लर्क के पास जहां हाजिरी लगता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो सब जानते हैं माइन एक्ट सेक्शन का 48 का सब सेक्शन 4, तो सब सेक्शन नहीं कंसिडर किया गया यहाँ, तो यहाँ पर माइन एक्ट सेक्शन का जो 48 हमारा सही आंसर आ जाएगा, यानी ए सही हो जाएगा। एक पखवाड़े में लगभग कितने दिन होते हैं? पखवाड़े तो 15 दिन होते हैं। पखवाड़े का मतलब होता है कुछ दिन होते हैं जो 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है। मंथली का हाफ को पखवाड़ा बोलते हैं, तो 15 दिन होते हैं। मैनेजर प्रत्येक सप्ताह में कितने दिन भूमिगत कार्यस्थलों की जांच करें? अब मैनेजर के बारे में बात किया जा रहा है कि अंडरग्राउंड माइंस में जहां काम हो रहे हैं कितने दिनों में वो जांच करेंगे सप्ताह में, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या प्रत्येक दिन करेगा। अंडरग्राउंड के बारे में बात हो रही है, तो अंडरग्राउंड में 4 दिन है। ओपन कास्ट में प्रत्येक दिन जांच करता है, ठीक ना। ओपन कास्ट यहाँ रहता तो प्रत्येक दिन सही होता है, अंडरग्राउंड है तो 4 दिन, यानी सी सही है। जांच कम से कम कितने दिनों के अंदर एक बार नाइट शिफ्ट में करेगा? मैनेजर जो है जांच कितने दिनों में, तो इसका सही आंसर जो होता है 15 दिन होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है 15 दिन, बी पे जाइएगा, बी सही आंसर है। जो मैनेजर है नाइट शिफ्ट में भी जांच करता है, उसको 15 दिन में कम से कम एक बार जांच करना रहता है ना। यानी महीना में 2 दिन कम से कम, मैक्सिमम करेगा तो और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये है। तो एक नाइट सुपरविजन होता है। मैनेजर को मांग पत्र मिलने के कितने दिनों के अंदर सामग्री का इंतजाम करे? ये बोलना चाहता है कि जब मटेरियल की कमी होती है माइंस में, तो मैनेजर एक रिपोर्ट लिखता है ओनर को या एजेंट को, तो उस समय जो मटेरियल जो है अंदर सामग्री का इंतजाम करे। हाँ, तो मटेरियल का जो इंतजाम होगा वो कितनों दिनों के अंदर करवा देना रहता है, यही क्वेश्चन है। तो 3 दिन में आपको इंतजाम करना रहता है। मैनेजर 3 दिन के अंदर करवाता है ओनर या एजेंट के द्वारा। ओवरमैन को नक्शा कौन उपलब्ध करवाएगा? अब ओवरमैन क्या एग्जाम दे रहे हैं तो ये जानना जरूरी है। तो उसका जो प्लान होता है ओवरमैन हैंड प्लान, वो कौन अवेलेबल करवाता है ओवरमैन को? तो मैनेजर करवाता है। तो सी सही है, हमारा सही आंसर जो है सी की ओर चलते हैं, सी सही हो जाएगा, मैनेजर। ठीक है, मैनेजर 11 का आपका हो जाएगा सी। सेफ्टी ऑफिसर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करवाता? सेफ्टी वीक, इमरजेंसी प्लान, सेफ्टी टॉक, वेंटिलेशन सर्वे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन बन रहा है। सेफ्टी ऑफिसर की बात है तो सेफ्टी से रिलेटेड काम करवाएगा। वो वेंटिलेशन वाला क्यों देखेगा? तो वेंटिलेशन ऑफिसर क्यों रहेगा? इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, वेंटिलेशन सर्वे नहीं देखेगा वो, है ना। मैनेजर की अब्सेंस में जिम्मेवारी किसकी होती है? मैनेजर अगर अब्सेंट है तो उस माइंस के लिए जिम्मेवार कौन होगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है उस माइंस को? ओवरमैन, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन या असिस्टेंट ऑफिसर? असिस्टेंट ऑफिसर। तो हमारा जो होता है, अगर मैनेजर किसी दिन के लिए चला जाए तो ओवरमैन को बनाया जा सकता है रिटर्न में। तो यहाँ पर हमारा ओवरमैन या असिस्टेंट मैनेजर रहता है तो बात कुछ अलग होता है, लेकिन यहाँ पर ओवरमैन है तो ओवरमैन हमारा जो है सही हो जाएगा। मैकेनिकल पंखा की दस्ता कितने दिनों में एक बार ज्ञात की जाएगी? यानी मैकेनिकल पंखा जो है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, उसके बारे में कितने दिनों में इसका एग्जामिनेशन किया जाएगा? 1 साल, 30 दिन, 7 दिन, 3 महीने। 3 महीने में होती है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर की, तो हमारा सी सही है। हवा के सैंपल का विश्लेषण कितने समय के अंदर हो जानी चाहिए? जो ये सैंपल की बात करी, एयर सैंपल जो लेता है वेंटिलेशन ऑफिसर, उसका एनालिसिस की बात हो रही, तो कितनों दिनों के अंदर हो जाती है ना। यहाँ समय में दिया हुआ है तो 24 घंटा में 1 दिन होता है, तो यहाँ पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 7 दिन दिया हुआ है, तो 48 घंटा के अंदर ले लिया जाता है।
मतलब एनालिसिस करवा लिया जाता है, तो बी सही होगा। अगर सिर्फ मीथेन का जानना है तो 72 घंटा होता, लेकिन यहाँ पर सभी का पूछ रहा है तो 48 घंटा में करवाना रहता है ना। 2 क्वेश्चन क्लियर यहाँ से, मीथेन और सभी गैसेस। एक ओवरमैन इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता, यानी नहीं करता है? कोड ऑफ प्रैक्टिस का पालन, डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्शन, कड़ी सपोर्ट सामग्री, ब्रिटिश औजार का उपलब्धता, नए व्यक्तियों की सुरक्षा का चार्ज। ये तीनों करेंगे। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है, नए नए व्यक्तियों को माइंस में लेकर जाके बताइए कहाँ काम करना, कहाँ सेफ्टी है, लेना ज़्यादा, क्या करना है, सेफ्टी से कैसे करना है। और सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है, तो डी हो जाएगा। नहीं पूछा है तो डी। 18वां क्वेश्चन है हमारा ओपन कास्ट माइंस में इनमें से किस कार्य की जिम्मेवारी ओवरमैन की नहीं है? ओपन कास्ट के बारे में बोला गया है कि ओवरमैन का जिम्मेवारी किस किस चीज़ में नहीं आता? होल्ड ऑन मेंटेन, ओबी डंप, डस्ट कंट्रोल, ड्रेसिंग। सबको पता है डस्ट कंट्रोल माइनिंग सरदार का काम है, तो माइनिंग सरदार हमारा सी सही हो जाएगा। सी द राइट ऑप्शन, ठीक है। ओवरमैन अपनी डिस्ट्रिक्ट की जांच शिफ्ट में कितने बार करता है? तो ओवरमैन जो अपने डिस्ट्रिक्ट की जांच कितनी बार करता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। 1 बार, 2 बार, 4 बार, जितनी बार जरूरी है। ऐसे तो इसका 3 बार नहीं दिया, लेकिन 3 माइनिंग सरदार का 3 बार है, लेकिन जितनी बार जरूरी है ओवरमैन उतनी बार करेगा। 1 बार जरूरी होगा तो 1 ही बार करेगा। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर भी चेंज हो जाता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलने वाले 2 रास्तों में यदि कोई रास्ता काम ना आता तो सरदार उसकी जांच कितने दिनों में? यानी बोरा अनयूज्ड वर्किंग है आपका माइंस में, जहाँ पर अनयूज्ड का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम लोग आना जाना भी नहीं कर, इसको काम पे नहीं ले रहे, उसको अनयूज्ड बोल देते हैं। तो उस समय बोल रहा है कि माइनिंग सरदार कितने दिनों में जांच करेगा, है ना? प्रतिदिन, 7 दिन, 30 दिन, 3 महीने में। तो इसका ऑप्शन 7 दिन होगा आंसर। 7 दिन में माइनिंग सरदार जांच करेगा उस जगह का जहाँ से आना जाना व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, तो बी सही है। होल के चार्जिंग और स्टमिंग का कार्य कौन करता है? अब सिंपल सवाल है, होल को ब्लास्ट करने का काम माइनिंग सरदार क्यों करेगा, ओवरमैन क्यों करेगा? शॉर्ट फायर आंसर होना चाहिए, दिया हुआ सी में। भाई ब्लास्टिंग करिएगा आप, शॉर्ट फायर का जिम्मेवारी आप देख लीजिए क्या करना है होल में। माइनिंग सरदार ओवरमैन कुछ नहीं कर सकता इसमें, और एक्सप्लोसिव कैरियर भी कुछ नहीं करता इसमें, वो सिर्फ हेल्प करता है। और ये सब चार्जिंग का काम नियम के अनुसार तो वही करते नहीं, प्रैक्टिस में देखा गया सब वर्करों से ही कराया जाता है, लेकिन कानून के साथ हमें एग्जाम में लिया जाता है ऑप्शन को, तो हमें प्रैक्टिस वाला को यहाँ पर नहीं देखना है। किन परिस्थितियों में सर्वेयर को नक्शे में सब तथ्य उजागर करना पड़ता है? अब सर्वेयर की बात हो रही है, तो किन परिस्थितियों में सर्वेयर को नक्शे में सब तथ्य उजागर करना पड़ता है? नहीं, सभी के बारे में लिखना पड़ता है। यानी खान की सीमा को तो बताता है कि हमारा इतना सीमा है, डिशवॉश वर्किंग कहाँ कहाँ ये भी बताता है सर्वेयर। पानी से भरा वर्किंग के 120 मीटर तक पहुंच जाए तो हाँ, तो ये भी सर्वेयर का काम है। यानी सभी, डी सही, आपका सही हो जाएगा डी, 22 का डी, ठीक है। इंजीनियर का कार्य नहीं है, एक इंजीनियर जो होता है उसका काम में क्या नहीं आता, यही क्वेश्चन है। मशीन्स का फर्स्ट ट्रायल रन, वाइंडिंग, रोफ, रिकेपिंग, एनेलिंग, नीचे के पदाधिकारी से एक्ट रेगुलेशन का पालन करवाना, VEQ क्या ज्ञात करना। अब VEQ जो देख रहे वेंटिलेशन इफिशियंसी क्वेश्चन, जो फुल फॉर्म होता है इसका, तो वेंटिलेशन ऑफिसर का काम है, तो यहाँ से हमारा सिंपल निकल के आ जाता है, ऑप्शन डी सही है। बैंक्समैन और ऑनसेटर कितने समय तक वाइंडिंग बंद रहने पर डोली को लोल हाविस करके देखेंगे? यानी कि रेजिंग करना है और लोअरिंग करना है, कितने समय के लिए बंद हो जाने पर तो दोबारा वो देखेंगे इसको कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना, उसको खाली करके केज को ऊपर नीचे किया जाता है। केज यानी डोली 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, कितने समय के लिए बंद रहेगी? तो आपका सही आंसर जो हो जाता है 25 का, आपका जो हो जाएगा 2 घंटे होते हैं, बी, है ना। बैंक्समैन की ड्यूटी कहाँ होती है? बैंक्समैन आप लोग को बताए थे, शायद पूरा हमारा सारा वीडियो देखे होंगे तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा, और नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर भी डिस्कशन कर देता हूँ।
बैंक्समैन एक शाफ्ट एक इंक्लाइन करके हम लोग अंडरग्राउंड के लिए बनाते हैं ताकि हम पहुंच सके हमारा कोयला जहां वहां से वहां तक। तो शाफ्ट जो बनती है ना, अगर शाफ्ट की बात की जाए तो शाफ्ट में आपका बैंक्समैन ऊपर में रहता है और बीच बीच में प्लेटफॉर्म बनाते हैं और एक पिट बॉटम है, ये नीचे का पोर्शन, ये पिट टॉप कहलाता है। तो हमारा बैंक्समैन कहाँ रहेगा? सरफेस में। पिट टॉप का क्या मतलब होता है? सरफेस, ठीक ना? तो डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। बैंक्समैन और ऑनसेटर का अब सब सिग्नल मिलने पर कौन सा सिग्नल मानेंगे? लोल करो, हाबिस करो, रोको, कोई भी सिग्नल नहीं मानेंगे। और दोनों का दोनों एक साथ सिग्नल करते, अलग अलग सिग्नल करते, तो उस समय की बात हो रही है, बैंक्समैन भी और ऑनसेटर भी। तो उस समय किसका बात मानेंगे? तो उस समय जो हमारा बात मानना रहता है, किसी का बात नहीं मानना है और रोक देना है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है। लोल हाबिस, वो लोल बोल रहा है, आप एक हाबिस बोल रहा है, तो एक्सीडेंट हो सकती है। उस समय हम लोग रोक दें, किसी का बात नहीं मानेंगे, फिर से सिग्नलिंग किया जाएगा, तो फिर देखा जाएगा क्या सिग्नलिंग है। अगर वहाँ पर टेलीफोन की व्यवस्था तो उससे बात की जाएगी, जो कि होती है, कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना है, हमें अच्छे से बताइए। तो फिर डिस्कशन होगी कि दो दो सिग्नल आ रही है। ऑन सेंटर की ड्यूटी कहाँ होती है? ऑन सेंटर की ड्यूटी इनसेट पिट बॉटम, यानी दोनों जगह होती है। सी जो मैंने बताया, ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये जरूरी क्वेश्चन ही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑन सेंटर की ड्यूटी कहाँ होती है? बोथ। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफी बड़ा बड़ा दे रहा, क्वेश्चन का टाइप नहीं पता चल रहा है, क्वेश्चन क्या है। 27वां नंबर का आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका जो है, कितने ग्रेडियंट से अधिक पर मशीन को पीछे भागने के लिए, पीछे से रोकने के लिए इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूंस लगाया जाता है? तो माइंस का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, वही ग्रेडियंट जानना है कि उसके बाद मशीन के पीछे हम लोग इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूंस लगाते हैं, ताकि हमारा जो मशीन है ग्रेडियंट के कारण पलट ना जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसी कारण हमें लगाना पड़ता है। तो वो ग्रेडियंट हमसे पूछा गया है, तो 5-in-1 होता है, वही ग्रेडियंट है। सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा हम समझाते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और कुछ आप लोग को टॉपिक पे जानना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, या कुछ और अलग से जानना है, क्योंकि ये सबके लिए काम आएगा जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो देने वाले हैं। तो हमको कमेंट करके बताइएगा मेरा समझाने का लेवल कैसा है, क्या है। अगर कुछ सुधार करना होगा तो उसके लिए भी आप हमको सजेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि कैसे समझाना है, अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं तो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है।